वेलकम टू दिव्या क्लासेस बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिव्या क्लासेस में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम करेंगे बच्चों अपने 10th क्लास के भूगोल के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। बहुत ही क्विक और इजी वे से हम ये क्वेश्चन करेंगे और इनको समझेंगे, और आप जब टॉपिक को समझ जाएंगे तो आप अपने शब्दों में उत्तर लिख सकते हैं। इन क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं आएगा बच्चों। अगर आप ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं भूगोल के तो ये इनफ है आपके एग्ज़ाम के लिए। हर एक चैप्टर से बच्चों सिर्फ 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। आज इस वीडियो में करेंगे हम 1 से लेके 4 चैप्टर तक सभी के 5 क्वेश्चन करेंगे हम, और वही आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर है भूगोल का संसाधन और विकास। संसाधन से हमारा अभिप्राय है ऐसे स्रोत बच्चों जिनका उपयोग करके हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधन जो प्राकृतिक रूप से हमें मिले हैं और उनका विकास किस तरह से हुआ है, ये हमें इस चैप्टर में समझना था, पढ़ना था। तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला ही जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कई बार पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है हमारा, संसाधन नियोजन क्या है। नियोजन होता है बच्चों प्लानिंग करना, कि संसाधन की प्लानिंग क्या है, ये आपसे पूछा गया है। और भारत में इसके चरणों का वर्णन कीजिए, यानी संसाधनों की जो प्लानिंग की गई है वो किस तरह से की गई है, कैसे उसको विभाजित किया गया है, कितने चरणों में वो होती है, ये आपको बताना है स्टेप बाय स्टेप। तो संसाधन नियोजन क्या है पहले ये समझते हैं। संसाधन नियोजन बच्चों एक ऐसी प्लानिंग है, एक ऐसी सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में जितने भी संसाधन उपलब्ध है, चाहे वो सौर ऊर्जा है, चाहे वो पवन ऊर्जा है, चाहे वो नदियां हैं, भूमि है, जंगल है, सभी संसाधनों की पहचान की जाती है। फिर उनका सर्वेक्षण होता है, मानचित्र तैयार किया जाता है कि किस क्षेत्र में कहाँ पे संसाधन उपलब्ध है, और उनमें जो गुण है, उनकी जो क्वालिटी है, उसका मूल्यांकन किया जाता है कि किस स्तर तक उनको उपयोग किया जा सकता है, क्या उनके उपयोग से लाभ होगा, क्या हानि होगी, ये सब सुनिश्चित किया जाता है। तो सबसे पहला जो चरण होता है बच्चों, संसाधनों की पहचान की जाती है और उनकी एक सूची बनाई जाती है। दूसरा जो चरण होता है बच्चों, इसमें उपयुक्त टेक्नोलॉजी के द्वारा, तकनीक के द्वारा जो संस्थाएं होती है वो उनको किस तरह से विकसित करती हैं, और जैसे राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जो विकास योजनाएं होती हैं उनको संसाधनों से जोड़ा जाता है। तीसरा जो चरण होता है बच्चों, इसमें संसाधन विकास योजनाएं जो होती हैं उनको राष्ट्रीय विकास योजनाओं से जोड़ा जाता है। संसाधनों के विकास के साथ साथ जो राष्ट्रीय विकास की योजनाएं होती हैं उनको इससे जोड़ के देश के विकास में योगदान दिया जाता है। इन योजनाओं को इसलिए जोड़ा जाता है ताकि लोगों को रोजगार मिले, देश की तरक्की हो, अर्थव्यवस्था में सुधार हो, और हमारे जो संसाधन हैं उनको हम अच्छे से इस्तेमाल करें बिना वेस्ट किए हुए। तो ऐसे कुछ चरण हैं, इनको आप पढ़ लें एक बार, बहुत अच्छे से ये आपको याद हो जाएंगे। भारत में जब पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, पहली भारत की स्वतंत्र सरकार आई थी 1951-52 में, तो उस समय जो सरकार थी उसने पहली बार संसाधन नियोजन के लिए संगठित प्रयास किया था। सामूहिक रूप से मिलकर सरकार ने प्रयास किया था कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी प्लानिंग अच्छे से की जाए, सुव्यवस्थित सारी प्रक्रिया हो, वेस्ट ना किया जाए किसी भी संसाधन को। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना में इसको लागू किया गया था। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा बच्चों। दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है और 5 नंबर में भी आता है। तो सतत विकास से क्या आशय है, यानी कि आप सतत विकास से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या समझते हैं, क्या अर्थ है आपके हिसाब से सतत विकास का। तो सतत विकास का जो अर्थ है बच्चों, ये एक ऐसा आर्थिक विकास होता है जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है, लेकिन भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं से समझौता नहीं करता।
कहने का अर्थ ये है बच्चों कि आज की जो जनरेशन है, आज का जो समाज है, वो आर्थिक रूप से अपना पूर्ण विकास कर रहा है, लेकिन बिना संसाधनों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां भी इन संसाधनों का इस्तेमाल करें, इनको देख पाएं, समझ पाएं, इनका उपयोग कर पाएं। इसलिए इसी को कहा जाता है बच्चों सतत विकास। सतत विकास एक ऐसा विकास है जिससे वर्तमान की जो पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकता भी पूर्ति हो जाए, और भविष्य में आने वाली जो जनरेशन है, जो पीढ़ियां हैं, उनके विकास से भी कोई समझौता ना किया जाए, उनकी ज़रूरतें भी अच्छे से पूरी हों, इस बात का ध्यान रखा जाता है। और दूसरा पॉइंट है इसका बच्चों कि ये जो पर्यावरण है, पर्यावरण और आर्थिक विकास, इसके बीच में संतुलन बनाए रखता है, बैलेंस बनाए रखता है कि पर्यावरण भी संरक्षित हो, पर्यावरण भी प्रदूषित ना हो पृथ्वी का, और सभी देशों का आर्थिक विकास भी होता रहे। तो ये संतुलन बनाए रखता है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसकी जो स्थापना हुई थी बच्चों, ये हुई थी 1992 में। एक ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो का सम्मेलन होता है, जिसको कहा जाता है रियो पृथ्वी सम्मेलन। ये होता है 1992 में, और इसमें एक एजेंडा रखा गया था, एजेंडा 21। इसके माध्यम से विश्व स्तर पर इसको अपनाया गया था। सभी देशों ने, दुनिया के जितने भी देश हैं बच्चों, सभी देशों ने इस सतत विकास को अपनाया है, और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, उसको संरक्षित रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारा, भूमि उपयोग पैटर्न से क्या आशय है? आप क्या समझते हो भूमि उपयोग पैटर्न क्या है? और भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख वर्ग लिखिए, यानी कि भारत को किस किस श्रेणी में भूमि को बांटा गया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि भूमि पैटर्न क्या है। तो भूमि उपयोग पैटर्न का अर्थ है बच्चों भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग, चाहे हम कृषि करें, उद्योग लगाएं, बंजर भूमि भी होती है, कृषि योग्य भूमि भी होती है, बाग बगीचे लगाए जाते हैं जिसको वानिकी कहा जाता है, उसके लिए भी अलग से जगह होती है। तो उसी को कहा जाता है बच्चों भूमि उपयोग पैटर्न, जब भूमि को अलग अलग कार्यों के लिए, उसके उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। तो भारत में भूमि का उपयोग मुख्यतः वन क्षेत्र के लिए किया जाता है, कृषि भूमि के लिए, परती भूमि के लिए, चारागाह जहाँ पर पशुओं को चराया जाता है, बंजर भूमि, और गैर कृषि। गैर कृषि में आते हैं बच्चों जैसे सड़क बनाना, उद्योग धंधे लगाना, फैक्ट्रियां लगाना और भवन निर्माण करना। ये गैर कृषि क्षेत्र वाली भूमि पर ये काम किए जाते हैं, सड़क, उद्योग और भवन निर्माण। देश का लगभग 43% जो भाग है बच्चों वो मैदानी क्षेत्र है, और मैदानी क्षेत्र को उपयोग किया जाता है कृषि के लिए और उद्योगों के लिए। फिर 30% जो क्षेत्र है वो पर्वतीय क्षेत्र है, जो पर्यटन और जल संसाधनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। फिर है 27% जो है बच्चों वो पठारी क्षेत्र है, जिसमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं और वन संसाधन भी प्रचुर मात्रा में पठारी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। तो इस तरह से भारतीय भूमि का पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों हमारा, भूमि क्षरण के कारण। क्षरण होता है बच्चों नुकसान पहुंचना, तो भूमि क्षरण के कारण और संरक्षण के उपाय लिखिए। तो पहले आपको बताना है कि भूमि किस किस तरह से दूषित हो रही है, खराब हो रही है, और दूसरे में लिखना है आपको कि इसको बचाया कैसे जाए, इसको सुरक्षित कैसे किया जाए, इसका संरक्षण कैसे किया जाए। तो वनों की जो कटाई है बच्चों वो भूमि क्षरण का, भूमि की बर्बादी का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, पशुओं को ज़्यादातर एक ही क्षेत्र में चरने के लिए छोड़ दिया जाए तो वो ऐसी वनस्पतियों को लगातार खाते रहते हैं जो एक समय के बाद उगना बंद हो जाती हैं, तो इससे भी भूमि क्षरण होता है। फिर है बच्चों खनन और गलत सिंचाई पद्धतियाँ। खनन होता है बच्चों जब भूमि को खोद के, जंगलों को साफ करके और भूमि को खोद के बहुत गहरी गहरी खदानें बनाई जाती हैं और वहाँ से कोयला, पेट्रोलियम, लोह एसिड निकाला जाता है, तो उससे भी भूमि का क्षरण होता है बहुत बड़े पैमाने पर बच्चों। फिर है औद्योगिक अपशिष्ट, जो कारखानों से, फैक्ट्रियों से वेस्ट निकलता है बच्चों, अपशिष्ट निकलता है, उसको भी ऐसे ही भूमि पर छोड़ दिया जाता है बिना उपचार किए, उसका बिना उसको सही से
ढंग से व्यवस्थित किए, जिससे भी भूमि का जो है क्षरण होता है। कुछ रासायनिक प्रदूषण भी जो खेतों में कीटनाशक के रूप में छिड़के जाते हैं, उनसे भी भूमि का क्षरण होता है बच्चों। और भूमि की जो उर्वरता क्षमता है, उपजाऊ जो शक्ति है भूमि की, वो कम हो जाती है बच्चों। और भूमि धीरे धीरे बंजर होना शुरू हो जाती है। उसकी उपजाऊ शक्ति जो होती है, फसल उत्पन्न करने की जो शक्ति होती है बच्चों, वो धीरे धीरे इन कारणों से कम होती है और इसी को कहा जाता है भूमि क्षरण। फिर इसका संरक्षण कैसे किया जाए बच्चों कि भूमि का क्षरण ना हो, भूमि सुरक्षित रहे। तो सबसे पहले हमें वनीकरण को बढ़ाना होगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वनों की संख्या बढ़ानी होगी, पेड़ लगाने होंगे। फिर नियंत्रित चराई होगी, यानी कि पशुओं को एक ही क्षेत्र पर बार बार चरने के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए, जिससे कि भूमि को सुरक्षित किया जा सकेगा। एक तो ये उपाय हो गया बच्चों। दूसरा आप लिख सकते हैं कि पहाड़ी जो क्षेत्र है बच्चों, वहाँ पे सीढ़ीनुमा खेती की शुरुआत होनी चाहिए और समुचित जुताई होनी चाहिए, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जुताई होनी चाहिए, जिससे भूमि का कटाव ना हो, यानी कि मृदा अपरदन ना हो और मिट्टी हमारी सुरक्षित बनी रहे, उपजाऊ बनी रहे। फिर है जो औद्योगिक अपशिष्ट हैं, जो ऐसे ही फैक्ट्रियों से निकाल कर भूमि पर खुले में छोड़ दिए जाते हैं, जिससे भूमि का क्षरण होता है। तो ऐसे औद्योगिक अपशिष्टों का भी उपचार करना चाहिए। उनको ट्रीट करके उनके जो केमिकल, खतरनाक केमिकल होते हैं, उनको निकाल के ही उसको वेस्ट करना चाहिए, डंपिंग करनी चाहिए ऐसे क्षेत्रों में। फिर है बच्चों जो रेतीले टीले हैं, जैसे कि राजस्थान में है, वहाँ पर रेत के टीलों पर भी वृक्षारोपण करना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उन पर पेड़ लगाने चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए, जिससे पेड़ों की जड़ें जो हैं उन टीलों को बांध लेगी और मिट्टी का जो है कटाव नहीं होगा, हवा के द्वारा मिट्टी उड़कर कहीं और नहीं जाएगी और भूमि जो है हमारी संरक्षित होगी, उसका बचाव होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी की विशेषताएं आपको बतानी है कि जलोढ़ मिट्टी किस किस फसल के लिए काम आती है और ये कैसे बनती है, और काली मिट्टी किस किस फसल के लिए काम आती है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो जलोढ़ मिट्टी देखते हैं पहले बच्चों। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई अवसाद से बनती है बच्चों। अवसाद होता है बच्चों जो मिट्टी, कंकर, पत्थरी के कुछ टुकड़े, जिससे घिस घिस के ये मिट्टी बनती रहती है, इसको कहा जाता है बच्चों अवसाद, जो नदी अपने साथ बहा कर लाती है और जब ये मैदानी इलाकों में आती है तो उसको मैदानी इलाकों में छोड़ देती है। तो इसी से बनती है जलोढ़ मिट्टी। और ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है बच्चों, ये बहुत उपजाऊ होती है। इसमें मुख्य रूप से गेहूं, धान और गन्ना जैसी फसलें उगाई जाती है और कुछ अन्य फसलों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब देखते हैं हमारी काली मिट्टी। काली मिट्टी ज्वालामुखी चट्टानों से बनती है बच्चों और इसमें कपास की जो खेती होती है ये बहुत अच्छी होती है, यानी ये कपास के लिए बहुत उपयुक्त मिट्टी होती है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है बच्चों, यानी कि वो बहुत ज़्यादा समय तक नमी युक्त बनी रहती है। उसमें जब पानी हम डालते हैं तो बहुत जल्दी वो सूखता नहीं है और मिट्टी गीली बनी रहती है। चैप्टर 2 है बच्चों हमारा वन और वन्यजीव संसाधन। वन और वन्यजीव यानी कि वन और वनों में रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये संसाधन, इसके बारे में है हमारा दूसरा चैप्टर। तो दूसरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, भारत में जैव विविधता के क्षरण के यानी नुकसान के कारणों का वर्णन कीजिए। पहला जो पॉइंट है हम इसमें लिख सकते हैं बच्चों कि वनों की जो अंधाधुंध कटाई है उससे जैव विविधता को बहुत नुकसान होता है। फिर कृषि विस्तार से भी जैव विविधता को नुकसान होता है। खनन से, औद्योगिकरण से ज़्यादा उद्योग स्थापित करने के लिए वनों को काटा जाता है और उनसे निकलने वाला जो औद्योगिक वेस्ट होता है बच्चों, वो भी हमारी जैव विविधता को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। फिर है बच्चों अधिक शिकार करना और उस शिकार को अवैध रूप से उसका व्यापार करना। फिर कुछ विदेशी प्रजातियां भी होती हैं जो एक विशेष जलवायु में भारत की ओर आ जाती हैं, जिसके कारण भी हमारी जो स्थानीय प्रजातियां होती हैं जीव जंतुओं की, उनको थोड़ा नुकसान होता है। तीसरा हमारा पॉइंट है बच्चों पर्यावरण प्रदूषण।
पर्यावरण प्रदूषण होने के कारण भी हमारी जो जैव विविधता है इसको खतरा हो रहा है। हमारी वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, इन सभी को नुकसान हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पर। संसाधनों का अत्यधिक दोहन बच्चों, ये भी एक मुख्य कारण है हमारे जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाने का। बहुत ज़्यादा जब हम पानी का, पेड़ पौधों का बहुत ज़्यादा जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये भी पृथ्वी के संतुलन को, पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ देता है, जिससे हमारी जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है। फिर सबसे बहुत बड़ा कारण है बच्चों जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के कारण जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है बच्चों, उन पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ रहा है। चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, नदी हो, पीने योग्य पानी हो, सभी पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। इन सभी की कमी होती जा रही है। इन सभी कारणों से कई वनस्पति और जीव जंतुएं जो हैं बच्चों वो संकटग्रस्त हो चुके हैं और विलुप्त घोषित किए जा चुके हैं। कई ऐसी जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियां हैं जो विलुप्त हो गई हैं, दोबारा कभी इनको नहीं देखा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारा, भारतीय वन्य जीव संरक्षण के लिए उठाए गए सरकारी कदमों का वर्णन कीजिए। यानी कि भारत सरकार ने ऐसे कौन से कदम उठाए हैं जिससे वनों में रहने वाले जीव जंतुओं को सुरक्षा दी जाए। तो पहला पॉइंट हमारा हो सकता है बच्चों कि 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, एक कानून बनाया सरकार ने जिसको कहा जाता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये एमसीक्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, ये 1972 में बनाया गया था और इसके तहत बच्चों, इसके अनुसार शिकार करना पूरी तरह से भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया, उसको रोक लगा दी गई और ऐसे सभी क्षेत्रों को जहाँ पे वन्य जीव जंतु रहते हैं उन क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। संरक्षित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं बच्चों जहाँ पे सिर्फ वन विभाग के या सरकारी कर्मचारी ही आ जा सकते हैं। आम जनता की वहाँ पे पाबंदी होती है, वो वहाँ पर आना जाना नहीं कर सकते। विशेष सिक्योरिटी यहाँ पर होती है बच्चों। फिर वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए बच्चों सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान बनाए हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए हैं और बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए हैं जहाँ पे वन्य जीव जंतुओं को प्राकृतिक आवास दिया जाता है, उनको जंगलों जैसा महसूस कराया जाता है ताकि वो सेफ रह सके इन क्षेत्रों में। फिर कुछ प्रोजेक्ट चलाए हैं सरकार ने जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट राइनो। ये विशेष कार्यक्रम हैं टाइगर और राइनो को बचाने के लिए जो सरकार ने शुरू किए हैं। फिर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान करके उनको सुरक्षित करने के लिए, संरक्षण देने के लिए बच्चों रेड डेटा बुक तैयार की गई है। समुदाय आधारित संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने संयुक्त वन प्रबंधन, जिसमें वन विभाग और स्थानीय समुदाय के जो लोग रहते हैं, लोकल जो लोग होते हैं, वो मिल के सरकार के साथ वनों का प्रबंधन करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। ऐसे कार्यक्रम भी सरकार ने लागू किए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन 3 है बच्चों हमारा, रेड डेटा बुक से क्या आशय है, इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो रेड डेटा बुक क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये आपको बताना है। तो रेड डेटा बुक एक ऐसी पुस्तक है बच्चों जिसमें संकटग्रस्त और जो विलुप्त होने वाली हैं ऐसी प्रजातियों की सूची बनाई गई है, उनको लिखा गया है। फिर ये प्रजातियों को कैसे संरक्षित किया जाए, उनको कैसे सुरक्षा दी जाए, उनके खतरे के स्तर को भी इसमें दर्शाया गया है। इसमें सरकार और पर्यावरणविदों को संरक्षण की प्राथमिकताएं तय करने में सहायता मिलती है, उनको मदद मिलती है, जिससे सरकार बच्चों वनों का और जो लुप्त प्राय होने वाले हैं, संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं जैसे हमारा टाइगर है, राइनो है, इस तरह के जीव जंतुओं को सुरक्षा दी जाए, इसके बारे में इस रेड डेटा बुक में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों इसी चैप्टर का कि भारत में वनों के प्रकारों का वर्गीकरण कीजिए। यानी भारत के अंदर जितने भी वन हैं उनको कैसे बांटा गया है, उनका वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले हैं बच्चों हमारे आरक्षित वन। आरक्षित वन
ऐसे वन होते हैं बच्चों जो सबसे संरक्षित वन होते हैं, जहां मानव की जो गतिविधियां हैं वो पूरी तरह से प्रतिबंधित होती हैं। केवल वन विभाग के लोगों को ही आने जाने की अनुमति इनमें होती है। दूसरे जो वन है बच्चों हमारे, वो हैं संरक्षित वन। इन वनों में कुछ नियंत्रित गतिविधियों की अनुमति वन विभाग के लोग देते हैं, जैसे सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करना, या फिर जंगलों में होने वाले फल फूल को, गिरे हुए फल फूल जो हैं वो स्थानीय लोग उनको इकट्ठा कर पाएं और उनसे उनकी कुछ आमदनी हो जाए। बस इतनी ही अनुमति होती है, बाकी किसी चीज को वो ना तोड़ सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। तीसरी तरह के जो वन होते हैं बच्चों, वो होते हैं अवर्गीकृत वन। ये ऐसे वन होते हैं बच्चों जो सरकार और स्थानीय लोग अपने निजी व्यक्तियों के द्वारा, निजी जो व्यक्ति होते हैं, निजी जो समूह होते हैं, समुदाय होते हैं, जैसे कि राजस्थान का बिश्नोई समुदाय है वो काम करता है, उस तरह से इनको बांटा जा सकता है। सरकार यानी कि वन विभाग और निजी समुदाय जो वहाँ के लोकल लोग रहते हैं वो इन कार्य अवर्गीकृत वनों की देखभाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों हमारा, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की विशेषताएं लिखिए। अभी हमने समझा कि संयुक्त वन प्रबंधन क्या होता है बच्चों, जहां पर वन विभाग यानी कि सरकार और निजी लोग यानी वहां के जो स्थानीय लोग होते हैं वो लोग मिलके जब वनों की देखभाल करते हैं, उसी को कहा जाता है संयुक्त वन प्रबंधन। तो इसका पहला पॉइंट है बच्चों कि स्थानीय समुदाय और वन विभाग के सहयोगों से इन वनों का संरक्षण होता है, इनका प्रबंधन किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट है बच्चों इसमें, ग्रामीण समुदायों को वन संरक्षण में भागीदार का अधिकार दिया गया है, यानी वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं वनों के संरक्षण में। आम जो लोग होते हैं, आम जो जनता होती है, बदले में उन्हें वन उत्पादों के उपयोग का सीमित अधिकार होता है बच्चों। इसमें वनों की सुरक्षा के साथ साथ स्थानीय जो लोग होते हैं उनकी आजीविका में भी सुधार होता है, उनकी कुछ इनकम ऑफ सोर्स उनको मिल जाती है, जिससे उनकी कुछ कमाई हो जाती है। चैप्टर 3 है बच्चों हमारा, जल संसाधन। बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये हमारा, बहुत ही सिंपल है। जल, आप सभी परिचित हैं जल से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है, जल दुर्बलता क्या है और इसके मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए। तो जल दुर्बलता बच्चों, दुर्बलता का अर्थ होता है बच्चों जो मुश्किल से मिले, कठिनाई से मिले। तो अब के समय में, तात्कालीन समय में जल दुर्बलता क्यों हो रही है? जल दुर्बलता वह स्थिति है बच्चों जब किसी क्षेत्र में जितना भी जल उपलब्ध होता है वो वहां पर रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काफी नहीं होता, वो कम पड़ जाता है। इसी को कहा जाता है बच्चों जल दुर्बलता। ये क्यों होता है बच्चों? इसके मुख्य कारण है बच्चों, सबसे बड़ा कारण है बच्चों बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ता हुआ शहरीकरण। जो घरेलू उपयोग के लिए, घर के काम धंधों के लिए जो जल की आवश्यकता होती है वो बढ़ती जा रही है बच्चों। फिर है उद्योगों के कारण और कृषि की मांग के कारण। कृषि में जो मुख्य काम होता है वो बच्चों सिंचाई का ही होता है और जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा खपत होती है, तो ये मुख्य कारण हो गए। फिर है सिंचाई के लिए भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन, अत्यधिक उपयोग करना, दोहन होता है बच्चों, अत्यधिक उपयोग किया जाता है सिंचाई के लिए। जैसे कि हरियाणा, पंजाब में मुख्य रूप से जो खेतों में सिंचाई की जाती है बच्चों वो भूमिगत जल से की जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो मॉनसून है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। फिर है बच्चों जो औद्योगिक अपशिष्ट हैं वो नदियों में, झीलों में छोड़ दिए जाते हैं, जिससे हमारा जो पानी है वो प्रदूषित हो जाता है और उस पानी को हम उपयोग नहीं कर पाते। संसाधनों के कुप्रबंधन के कारण भी जल दुर्बलता बच्चों बढ़ती जा रही है, यानी कि संसाधनों को इस तरह से मैनेज करना चाहिए कि सभी उसका उपयोग कर पाएं। कुप्रबंधन होता है बच्चों बेकार मैनेजमेंट, बिल्कुल घटिया वाला मैनेजमेंट होता है, जिसके कारण जल दुर्बलता बढ़ती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के लाभ और हानियों का मूल्यांकन कीजिए। इसको बांध परियोजनाओं के साथ जोड़कर भी आपसे पूछा जा सकता है कि बांध परियोजनाएं जो होती हैं उसके क्या लाभ होते हैं और क्या हानियां होती हैं। आंसर आपका सेम यही रहेगा जो मैं आपको अभी समझाने वाली हूँ,
ठीक है बच्चों। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, यानी कि नदियों पर बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती है, बहुत सारी प्लानिंग की जाती है, योजनाएं शुरू की जाती है, जिससे कुछ तो लाभ होते हैं और कुछ हानियां भी होती है बच्चों। दोनों आपको लिखने हैं। पहला है बच्चों बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। एक तो ये सिंचाई का काम करती हैं बच्चों। जिन क्षेत्रों में सिंचाई के संसाधन बहुत कम होते हैं उन क्षेत्रों में इनको बनाया जाता है और खेतों को पूर्ण रूप से सिंचाई उनकी होने लगती है। फिर इनसे बच्चों बिजली बनाई जाती है जिसको जल विद्युत कहते हैं। फिर बाढ़ नियंत्रण में भी जो हमारे बांध है वो बहुत लाभदायक हैं। कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर पीने का पानी नहीं है, इस पानी को फिल्टर करके पेयजल की वहाँ पर आपूर्ति की जाती है बच्चों। फिर अनेक ये कार्य करती हैं हमारी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं या हमारे बांध। आधुनिक भारत के विकास का आधार इनको माना जाता है। इन्होंने कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया है, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन दिया है, आगे बढ़ाया है उद्योगों को, और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है बच्चों उसको भी मजबूत किया है। क्योंकि जब ज़्यादा पानी मिलेगा खेतों की सिंचाई के लिए तो अच्छी फसल होगी, जिससे गांव के लोगों की जो इनकम ऑफ सोर्स है वो भी बढ़ जाएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अब इसकी हानियां देखते हैं बच्चों। सबसे बड़ी हानि होती है इसकी बांध परियोजनाओं की कि ये विस्थापन करता है। विस्थापन का अर्थ होता है बच्चों जो स्थानीय समुदाय वहां पर रहते हैं उनको दूसरी जगह पे बसा दिया जाता है, इसी को विस्थापन कहा जाता है, जिससे उनकी आजीविका पर प्रभाव पड़ता है, उनके निजी जीवन पर प्रभाव पड़ता है, सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है, और वो उनका जो अपना घर होता है वो उनको छोड़ना पड़ जाता है। तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है बच्चों। फिर दूसरा इसका नुकसान है जो नदी प्राकृतिक रूप से बहती है उसमें बाधा हो जाती है। बांध उन नदियों के पानी को रोक देता है, वो प्राकृतिक रूप से नहीं बह पाती। तो पारिस्थितिक जो संतुलन है, पर्यावरण का जो संतुलन है वो इसके कारण बिगड़ जाता है। फिर कई परियोजनाओं के कारण अंतर्राज्यीय जल विवाद भी हो जाता है, जिससे अंतर्राज्यीय जल विवाद ऐसे विवाद होते हैं बच्चों दो राज्यों के बीच हो जाते हैं, क्योंकि नदियाँ किसी एक राज्य में नहीं बहती, ये कई राज्यों से होकर गुजरती हैं, जिसके कारण कई राज्य पानी के बंटवारे को लेकर आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर है बच्चों जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन को जन्म मिला। ये जो हमारा सरदार सरोवर बांध है बच्चों गुजरात में, ये उस पर आंदोलन शुरू किया गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये भी विस्थापन के कारण ही हुआ था, बहुत बड़ा आंदोलन ये था। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारा वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का महत्व स्पष्ट कीजिए, या ये क्यों आवश्यक है जल को संरक्षित करने के लिए। इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वर्षा का जो जल है बच्चों, वर्षा के जल को एकत्रित किया जाता है भविष्य में उपयोग के लिए, इसी को कहा जाता है बच्चों रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फिर है इसको जब हम संरक्षित करते हैं तो इससे भूजल स्तर को भी पुनः भरण होता है, उसका दोबारा से वो फुलफिल होने लगता है हमारा भूजल स्तर, और जल संकट को कम करने में ये सहायता करता है। जैसे राजस्थान, तमिलनाडु, मेघालय जैसे जो राज्य हैं हमारे, वो पारंपरिक रूप से और कुछ आधुनिक तरीकों से जल संरक्षण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों हमारा राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में पारंपरिक जल संचयन की विधियों का वर्णन कीजिए। यानी कि राजस्थान में जो पानी है वो कैसे बचाया जा सकता है, कैसे बचाया जाता है पारंपरिक पुराने तरीकों से, वो आपको बताना है कि किन किन विधियों द्वारा ऐसा किया जाता है, क्या क्या वो मेथड हैं जिनसे राजस्थान में पानी को बचाया जाता है। तो राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में बच्चों खादीन बनाए जाते हैं, जोहड़ बनाए जाते हैं और टांका बनाए जाते हैं। हम इन तीनों को समझेंगे कि ये क्या होते हैं, खादीन, जोहड़ और टांका। तो टांका होता है बच्चों घरों के आंगन में बनाया जाने वाला भूमिगत यानी भूमि खोद कर बनाया जाने वाला टैंक होता है, जिसमें छत से वर्षा का जल पाइपों द्वारा एकत्रित किया जाता है इस टांका के अंदर। फिर है जोहड़ बच्चों, जोहड़ मिट्टी खोद के ऐसे तालाब बनाए जाते हैं बच्चों छोटे छोटे, जिनको जोहड़ कहा जाता है, और इनमें भी वर्षा का जल है वो रोक कर रखा जाता है ताकि जो भूजल स्तर है वो दोबारा फुलफिल हो सके। फिर है खादीन, ये एक ऐसी प्रणाली है बच्चों जो खेतों के आसपास
पानी को इकट्ठा किया जाता है ताकि नमी मिट्टी में बनी रहे और अच्छी फसल मिल सके। तो जल की कमी वाले क्षेत्रों में ये जो तरीके हैं बच्चों, ये जो मेथड हैं, ये पीने के पानी की जो कमी हो जाती है उसको भी पूरा करने के लिए बहुत उपयोगी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों हमारा, अंतर्राज्यीय जल विवादों के कारणों को स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो राज्य होते हैं देश के अंदर, 2 राज्य 3 राज्य, उनके बीच में जल विवाद किन कारणों से होता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहला जो कारण है बच्चों, नदियां कई राज्यों से होकर गुजरती हैं, इसलिए जल के बंटवारे को लेकर इनके बीच विवाद, झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। फिर है बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाओं में जल के उपयोग और वितरण को लेकर, यानी कि किसको कितना जल मिलेगा उसको कहा जाता है बच्चों वितरण, बंटवारा, उसके बीच भी मतभेद हो जाता है, विवाद हो जाता है। फिर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जल की जो मांग है वो भी लगातार बढ़ती जाती है, जिससे भी इन विवादों को और गहरा ये विवाद हो जाते हैं और बड़े ये मुद्दे बन जाते हैं, जिसके कारण जल विवाद अंतर्राज्यीय क्षेत्रों में बन जाते हैं। 4th चैप्टर है बच्चों हमारा कृषि। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों हमारा वो है, भारत में कृषि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि भारत में कृषि की क्या क्या विशेषताएं हैं ये आपको बतानी है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम बच्चों कि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। यानी कि भारत में कृषि बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। आधी से अधिक जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए, अपनी कमाई के लिए कृषि पर निर्भर करती है बच्चों। इसलिए कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। यानी मुख्य आधार भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है वो कृषि है बच्चों। यहाँ पर कृषि मॉनसून पर अत्यधिक निर्भर करती है, डिपेंड करती है बच्चों। फिर है अधिकांश जो किसान है बच्चों वो सीमांत जोत वाले होते हैं, यानी कि वो पट्टे पर जमीन लेकर कृषि करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती की जाती है, जिससे भी उत्पादन जो क्षमता है वो सीमित होती है, लिमिटेड होती है। फिर कृषि में पारंपरिक तरीकों से खेती की जाती है बच्चों। कुछ क्षेत्रों में हरित क्रांति के बाद आधुनिक तकनीकें भी अपनाई गई हैं, जैसे कि उन्नत बीज, बढ़िया बीज का इस्तेमाल किया जाता है, हाइब्रिड बीज जिसको कहते हैं। फिर रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है और आधुनिक सिंचाई सुविधाओं का भी उपयोग किया जाता है। विविध जलवायु मिट्टी के कारण भारत में खाद्यान्न, नकदी फसलें, बागवानी और पशुपालन जैसी विधियों के द्वारा कृषि पद्धति पाई जाती है। ऐसी कृषि पद्धति भारत के अंदर है बच्चों, जिसमें पशुपालन भी साथ में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारा, भारत में फसलों का वर्गीकरण कीजिए। यानी कि फसलों को बांटिए अलग अलग वर्गों में। खाद्यान्न, पहला जो है बच्चों हम करेंगे खाद्यान्न फसलें, जैसे कि चावल, गेहूं, मक्का, ये खाद्यान्न फसलें हैं बच्चों, जिनको मुख्य रूप से आहार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फिर है बच्चों दलहन, जैसे कि दालें, अरहर की दाल, चना, मसूर, जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में भी काम करती हैं और प्रोटीन का भी मुख्य स्रोत होती हैं जनता के लिए। फिर है बच्चों नगदी फसलें जिनको बेच के पैसा कमाया जाता है। किसान इनको बेचने के लिए ही उगाते हैं, जैसे कि कपास, गन्ना, जूट, तिलहन होते हैं बच्चों तिल वगैरह, जिनका उपयोग उद्योगों में भी किया जाता है कच्चे माल के रूप में। फिर है बागान फसलें बच्चों, बड़े बड़े बागानों में उगाई जाती हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, रबड़, ये बागानी फसलें होती हैं बच्चों, जो बहुत बड़े क्षेत्रों में इनको उगाया जाता है। और ये श्रम प्रधान फसलें होती हैं, यानी कि यहाँ पर मजदूर बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं काम करने के लिए। फिर है बच्चों बागवानी फसलें, जैसे कि फल, सब्जियाँ, मसाले, ये चीज़ें उगाने के लिए भी बड़े बड़े क्षेत्रों का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारा, हरित क्रांति के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि हरित क्रांति का क्या असर हुआ भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था पर, भारतीय किसानों पर, यह आपको बताना है।
तो हरित क्रांति से गेहूं, चावल के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है बच्चों, जिससे भारत खाद्यान्न आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। फिर है उन्नत बीज, बढ़िया सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और मशीनों का उपयोग भी कृषि को आधुनिकीकरण करता जा रहा है। कृषि आधुनिक होती जा रही है। लेकिन इसका जो फायदा है बच्चों, इसका जो लाभ है बच्चों, वो कुछ सीमित क्षेत्रों के लोगों को ही मिलता है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक ये सीमित है बच्चों। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का बहुत अत्यधिक इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है बच्चों, उसको हानि पहुंच रही है और हमारे पर्यावरण पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता जा रहा है। फिर है समाज के अंदर सामाजिक असमानताएं बढ़ती जा रही हैं बच्चों। सामाजिक असमानताएं बढ़ती जा रही हैं। छोटे किसान छोटे रह जाते हैं और बड़े किसान इन चीज़ों का लाभ उठाकर और अधिक धनवान बनते जा रहे हैं, जिसके कारण समाज में असमानता बढ़ती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों हमारा, भारत में प्रमुख रबी और खरीफ फसलों का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हमेशा पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रबी और खरीफ फसलें कौन सी होती हैं ये भी पूछा जा सकता है। ये किस मौसम में उगाई जाती, किस मौसम में काटी जाती हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है कई बार। तो रबी फसलें बच्चों सर्दियों में बोई जाती हैं, जैसे कि ये नवंबर और दिसंबर के शुरुआत में इनको बोया जाता है बच्चों, और गर्मियों में इसको काटा जाता है, जैसे कि गेहूं, जौ और चना, ये इसके एग्जाम्पल हैं बच्चों। फिर है खरीफ फसलें, ये मॉनसून के साथ ही बोई जाती हैं बच्चों। जब मॉनसून शुरू होता है भारत में, तभी इनको, विशेषकर उत्तर भारत में इनको बोया जाता है, और इनको शरद ऋतु में, ठंड की जब ऋतु शुरू होती है, ठंड जब शुरू होती है, तब इसको, इन फसलों को काट लिया जाता है, जैसे कि चावल, मक्का और कपास बच्चों। फिर है कुछ जायद फसलें भी होती है बच्चों। कई बार आपसे पूछा जाता है कि जायद फसलें क्या होती हैं या उनका एग्जाम्पल दीजिए। तो जायद फसलें ऐसी फसलें होती हैं बच्चों जो छोटी अवधि के लिए बोई जाती हैं और विशेषकर गर्मियों में बोई जाती हैं। गर्मियों से मेरा मतलब है बच्चों, इनको मार्च या अप्रैल में बोया जाता है और जून तक इनको काट लिया जाता है, जैसे कि खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज। ठीक है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस चैप्टर का कि भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। ऐसी क्या क्या समस्याएं हैं जो भारतीय कृषि में आती रहती हैं बच्चों, वो आपको बताना है। आप टॉपिक को समझिए और अपने शब्दों में इसको, उत्तर को लिखिए। तो पहला जो होगा पॉइंट बच्चों इसका, वो होगा जोत का छोटा आकार, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में खेत बटे हुए हैं बच्चों। बिखरी हुई है हमारी जो भूमि व्यवस्था है, वो काफी बिखरी हुई है छोटे छोटे टुकड़ों में। फिर है भारतीय जो कृषि है वो मॉनसून पर अधिक निर्भर करती है बच्चों। सिंचाई सुविधाओं की कमी है। तीसरा पॉइंट है बच्चों इसका, आधुनिक तकनीक और पूंजी की कमी से किसानों की प्रगति में बाधा आती है बच्चों। फिर फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलता किसानों को, और किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। फिर प्राकृतिक आपदाएं बच्चों, जैसे कि बाढ़ का आना, सूखे का पड़ना, इनके कारण भी भारतीय जो कृषि है वो प्रभावित होती रहती है। फिर एक कारण और है बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण के कारण भी कृषि पर बहुत बड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है बच्चों। आई होप आप सबको समझ आया होगा यहाँ तक। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।